गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं धरणीधर वैष्णव और यूट्यूब चैनल जीके धरणीधर वैष्णव में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास पर हमारी जो क्लास है, इससे पहले हमारी बाह्य आक्रमण जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस पे हमारी 5 क्लास हो चुकी है। आज बाह्य आक्रमण पे हमारी अंतिम क्लास है। तो क्रमानुसार मैंने बताया था कि भारत पे जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे प्राचीन काल में, क्रम था यवन, शक, पल्लव, कुषाण और हूण। तो अंतिम रूप से जो हूण आए प्राचीन काल में, उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारी आएंगे, किंतु वो मध्यकाल शुरुआत हो चुकी है। तो प्राचीन काल में बात करें तो बाह्य आक्रमण में हूणों का तो बात हो चुकी है पहले वाली जातियों की। वैसे ही जैसे ये पहले हमने पढ़ा कुषाणों के बारे में, असभ्य, जंगली, बर्बर, खानाबदोश जाति थी, वैसे ही ये हूण थे। तो हूण जो है ये इनकी शाब्दिक नामकरण है इनकी जाति का। हूण एक पर्टिकुलर किसी वंश का नहीं है, ये इनकी जाति थी और जाति के आधार पर ही इनके वंश का नाम पर चलता है। तो जैसे और अन्य जातियां थी, ये भी कहां के रहने वाले थे? मध्य एशिया के निवासी थे। कौन? हूण मध्य एशिया के थे। किंतु ध्यान रहे ये उन सब जातियों में जो हमने पढ़ी थी, यूची जाति और यूची की एक शाखा कुषाण, इसके अलावा शक और यवन, उन सब में सबसे खतरनाक और यूं कहें कि बर्बर, असभ्य, खानाबदोश, तो वो हूणों के बारे में कहा जाता है। ये खानाबदोश, इनको गुर्जर और बंजारों की भी संज्ञा देते हैं, जिनका कार्य केवल और केवल घूमना, भटकना और अपना कार्य करना था। तो यहाँ हूणों की बात कर रहे हैं तो मध्य एशिया की रहने वाली है और 165 ईसा पूर्व में, कब की बात है? 165 ईसा पूर्व में ये जाति जो हूण है वो मध्य एशिया से निकलकर वहीं पर मध्य एशिया में ही जो सीथिया प्रदेश था वहां रहने वाली यूची जाति को हराती है, यूची जाति को वहां से भगा देती है। 165 ईसा पूर्व में किसको हराया इन्होंने? यूची जाति को। यूची जाति भागकर बैक्ट्रिया आ जाती है, बैक्ट्रिया में भी ये पीछा करते हुए आते हैं हूण और बैक्ट्रिया से भी यूची जाति के लोगों को भगा देते हैं और बैक्ट्रिया से अधिकार करते हुए भारत की तरफ और कुछ यूरोप की तरफ बढ़ जाते हैं। तो देखिए ये मध्य एशिया की जाति थी। हूणों के बारे में बात करें तो यहां पर हूण 2 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। कितनी शाखाओं में बढ़ गए? 2 शाखाओं में। हूणों की यहां पर 2 शाखाएं हो गई। एक तो पश्चिमी शाखा यानी पश्चिम यूरोप की तरफ बढ़ गई, पश्चिमी शाखा जो कहां तक जाती है? रोम तक चली जाती है। यूराल पर्वत को पार करके रोम तक यानी इटली तक, वर्तमान इटली तक ये चली जाती है। यूराल पर्वत को पार कर कहां तक जाती है? रोम तक ये शाखा इनकी चली जाती है, हूणों की जो पश्चिमी शाखा थी। और जो पूर्व की तरफ बढ़ गई, यानी पूर्व मध्य एशिया से तो निकले किंतु बैक्ट्रिया होते हुए भारत की तरफ और दक्षिण में और पूर्व की तरफ जो वापस बढ़ते हैं, तो वो दक्षिण में आक्सस नदी की घाटी है, वहां पर ये बस जाते हैं। कहां पर बसते हैं? आक्सस घाटी में ये बस जाते हैं, दूसरी जो शाखा है इनकी, और जो बाद में भारत की तरफ बढ़ेगी। और इस पूर्वी शाखा के जो हूण हैं, कौन सी, किसकी बात करें? हूणों की। इस पूर्वी शाखा के जो हूण हैं इन्हें श्वेत हूण या एफ्थेलाइट भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एफ्थेलाइट या श्वेत हूण, ये इनका दूसरा नाम है। श्वेत हूण या एफ्थेलाइट भी इनको कहा जाता है, हूणों की इस पूर्वी शाखा को। अब देखो जो कुछ इतिहासकार हैं वो इनके बारे में बात करते हैं कि हूण वास्तव में क्या है वर्तमान में, या वर्तमान में तो क्या रहे, वर्तमान से पूर्व जो गुर्जर बंजारे हुआ करते थे ये इन्हीं के या वंशज हैं। जो गुर्जर बंजारे हैं वो किसके वंशज हैं? इन्हीं हूणों के वंशज जो केवल एक जीवन व्यतीत करते हैं, घूमते हुए घुमंतु रूप में अपना जीवन ये व्यतीत करते थे गुर्जर बंजारों की तरफ। तो इसके अलावा जो वर्तमान में है, वर्तमान समय में जो कर्नल टोड था, इतिहास, राजस्थान का इतिहास लिखा, उन्होंने वर्तमान समय में जो राजपूत है उनसे इनका समीकरण किया है। महत्वपूर्ण बात इसकी हम विशेष रूप से देखेंगे कि जो कर्नल टोड साहब है,
जिन्होंने राजपूताने का इतिहास लिखा है, किताब है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अलावा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये कर्नल टोड की लिखी हुई 2 पुस्तकें हैं। उनमें इन्होंने जो राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, राजपूत राजस्थान का इतिहास लिखा है, तो राजपूतों की जो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, उन्होंने कहा है कि राजपूत वर्तमान में जो हैं वो राजपूत किसकी देन है? इन हूणों की। ये राजपूत किसके वंशज हैं? हूणों के हैं, क्योंकि राजपूत भी वीर और क्षत्रिय होते हैं और यहाँ हूण भी वीर और क्षत्रिय हुआ करते थे। इसके अलावा इन्होंने एक विशेष बात यहाँ पर इसके लिए कही है, समीकरण करने का यहाँ पर राजपूतों के साथ एक मुख्य कारण जो रहा है वो कारण है, और ये मान लीजिए हम जो हूण पढ़ रहे हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो यहां पर निकल कर आती है कि भारत में एक नारा प्रचलित है, हर हर महादेव। हर हर महादेव का जो नारा देने वाली जाति थी वो कौन थे? हूण। इसी कारण से जो कर्नल टोड है उनका राजपूतों का समीकरण किसके साथ करते हैं? हूणों के साथ में, क्योंकि हूण प्राचीन काल में हर हर महादेव का नारा देने वाले थे, और वर्तमान में या यूं कहें कि वर्तमान से पूर्व जब राजस्थान था, राजपूताना था, तब राजपूत जो वीर क्षत्रिय कहा जाता है, जिनके लिए जिनको लड़ने के लिए वास्तविक रूप में देखा गया, जिनका आज भी परिदृश्य यही है कि लड़ाकू जाति थी, तो यहाँ पर ये जब भी युद्ध के मैदान में जाते थे हर हर महादेव का नारा ये दिया करते थे। और तो इसलिए जो कर्नल टोड है हूणों के साथ राजपूतों का समीकरण करते हैं कि राजपूत हूणों की ही उत्पत्ति है। देखिए इस पार्ट का महत्वपूर्ण बिंदु है ये। इस पार्ट का ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो राजपूत है वो हूणों की ही संतान है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं हूणों के बारे में। अब देखिए हूण जो है वास्तव में इनकी उत्पत्ति मध्य एशिया, और मध्य एशिया का प्रश्न ये भी बन सकता है मध्य एशिया में कहां के रहने वाले थे, तो काकेशस पर्वत है, वहां से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी? हूणों की उत्पत्ति काकेशस पर्वत से भी मानी जाती है। अब इनका जो भारत में जो प्रारंभिक आक्रमण है उसके बारे में देखते हैं। भारत में जो इनका प्रथम आक्रमण देखा गया है या माना गया है वो प्रथम आक्रमण था गुप्त काल में। कब हुआ? गुप्त काल में। और गुप्त काल में उस समय गुप्त काल का शासक था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का समय जो माना गया है वो माना गया है 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी। इसके काल में भारत में हूणों ने अपना प्रथम आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त के काल में हूणों का प्रथम आक्रमण माना जाता है भारत के भीतरी भाग में। हालांकि बैक्टीरिया वगैरह में इस पश्चिमोत्तर तक्षशिला क्षेत्र में निवास कर चुके थे, किंतु जब भारत में पहुंचे उस समय स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक शासन कर रहा था, यानी लगभग 5वीं शताब्दी में ये भारत पहुंचे हैं। और इनका जो प्रथम शासक माना जाता है, अब हम इनके शासकों की बात करेंगे। 2 ही शासक महत्वपूर्ण हम पढ़ेंगे जो भारत में जिन्होंने कुछ समय तक साम्राज्य रहा। नंबर 1 तोरमाण और नंबर 2 मिहिरकुल। तो नंबर 1 हम बात करेंगे तोरमाण के बारे में। इनका पहला और महत्वपूर्ण शासक जो है वो है तोरमाण। अब इसका जो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो पंजाब में एक पुरा नामक लेख मिला है, वहां से इसके बारे में जानकारी मिलती है। कहां पर? पंजाब में पुरा लेख मिला है। पुरा नामक स्थान पर एक लेख मिला है, वहां से इसके बारे में जानकारी मिलती है। वहां इसका नाम शाही जौबल मिलता है। क्या नाम मिलता है? शाही जौबल इसका नाम मिलता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तोरमाण के बारे में। और जौबल शब्द जो है, इस जौबल शब्द का मतलब यहां होता है सामंत। यानी ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा राजा ना होकर एक उस समय प्रारंभिक तौर में एक किसी का सामंत रहा होगा, इसीलिए इसके नाम के साथ शाही जौबल शब्द जुड़ा हुआ है। स्कंदगुप्त जब मर चुका था, यानी 467 में 467 में 467 में जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी, तो इस तोरमाण का भारत में गंगा घाटी पर आक्रमण होता है। क्योंकि गंगा घाटी कहां पर है? उसी मगध के आसपास के क्षेत्र में गंगा घाटी है।
तो भारत पर यानी गंगा घाटी पर आक्रमण करता है। किसका? तोरमान का। तोरमान का आक्रमण होता है, यानी 5वीं सदी के अंतिम समय में आक्रमण होता है। तो ये आक्रमण, इसके बारे में विशेष रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस युद्ध में कौन विजयी रहा, किंतु यहां पर संघर्ष का जरूर उल्लेख मिलता है। यहां से एक वराह, मध्य भारत है जो एरण है, एरण से भी एक वराह प्रतिमा मिली है। वराह विष्णु का अवतार है, उसकी भी एक प्रतिमा मिली है। कहां से? एरण से वराह प्रतिमा मूर्ति मिली है। उस मूर्ति पर क्या है? इस तोरमान का एक लेख लिखा हुआ है जिसमें धन्य विष्णु नाम का व्यक्ति है जो इसका प्रथम वर्ष में वहां का सामंत था। यानी ये माना जा सकता है कि इसका तोरमान का अधिकार गंगा घाटी पर हो चुका था। यहाँ पर एरण वराह प्रतिमा में क्या लेख मिलता है, जिसमें किसका लेख है? ये तोरमान का लेख है। तोरमान का लेख मिलता है एरण वराह प्रतिमा से, और उस लेख में किसका उल्लेख है? धन्य विष्णु का। धन्य विष्णु जो किसका सामंत था? तोरमान का। प्रथम वर्ष, तोरमान का जब शासन का प्रथम वर्ष था उस समय ये शासन कर रहा था धन्य विष्णु। कहां पर? एरण के आसपास के क्षेत्र में। ये एरण लेख, एरण वराह प्रतिमा से ये जानकारी मिलती है, ऐसा उसमें उल्लेख है। इसके बाद जो आक्रमण का जो वास्तविक जानकारी मिलती है वह है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। तोरमान के बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। भानुगुप्त का एरण अभिलेख मिला है, उससे ये लगभग 510 ईस्वी का है, यानी 5वीं शताब्दी के बाद 6वीं शताब्दी का शुरुआती दौर जो है उस समय इसका आक्रमण मिलता है, जिस समय गुप्त का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था, यानी पूरी तरह बिखर कर केवल ये मगध और पाटलिपुत्र तक सीमित हो गए थे गुप्त। तो उस समय का भानुगुप्त जो उस समय परवर्ती गुप्त या अंतिम गुप्त शासकों में से एक रहा है, उसका एरण अभिलेख मिलता है 510 ईस्वी का। उस अभिलेख में जो गुप्त शासक है उसका मित्र है गोपराज, यानी किसका? भानुगुप्त का मित्र क्या है? गोपराज। भानुगुप्त का क्या है? मित्र। कौन है? गोपराज। इसके द्वारा इस अभिलेख में इसका ऐसा वर्णन मिलता है कि ये युद्ध में युद्ध करते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? गोपराज की। गोपराज की मृत्यु किसमें? युद्ध में मृत्यु का इसमें उल्लेख है। भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख मिलता है उसमें यह उल्लेख मिलता है कि गोपराज की मृत्यु हो चुकी थी यहां पर 510 ईस्वी में युद्ध करते हुए। तो संभावित रूप से ये जो युद्ध हुआ वो युद्ध हुआ भानुगुप्त और तोरमान के मध्य में, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा माना गया है। तो गोपराज की मृत्यु हो गई। इसमें देखो एक विशेष बात हो रहा है, प्राचीन भारत में जो सती प्रथा का प्रथम उदाहरण मिलता है वो भी यहीं पर मिलता है। इस एरण अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? सती प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख। तो देखिए सती प्रथा पहले प्रचलित नहीं थी, इसके बाद ही भारत में प्रचलित हुई, क्योंकि भारी आक्रमणकारी होते थे तो उनसे अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जो भारत की जो स्त्रियां होती थी वो अपने आप में सती स्वयं को कर लेती थी अपने पति की चिता के साथ ही। तो यहाँ गोपराज की जो पत्नी है वो भी यहाँ पर इस अभिलेख में सती होने का उल्लेख मिलता है। तो इस कारण से ये वास्तविक तो उल्लेख है जो सती प्रथा संबंधी, किंतु यहाँ समीकरण हम ये भी कर सकते हैं कि गोपराज की मृत्यु संभवतः तोरमान के साथ युद्ध करते हुई थी, और गोपराज जो है भानुगुप्त जो गुप्त शासक था उसका मित्र माना जाता है। तो ये तोरमान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब यहाँ इसकी राजधानी के बारे में बात करें, तोरमान की जो राजधानी के बारे में बात करें हम, तो इसकी जो राजधानी है तो जैन ग्रंथ एक कुवल्यमाला, कौन सा? कुवल्यमाल या कुवल्यमाला एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। उस जैन ग्रंथ में जो राजधानी है वो चंद्रभागा बताई गई है। कौन सी है? चंद्रभागा राजधानी बताई गई है किसकी? तोरमान की। इसके अलावा कुछ जो लेखक हैं या इतिहासकार हैं वो चिनाब नदी पर, यानी पश्चिमोत्तर भारत में चिनाब नदी पर पवैया इसकी राजधानी को मानते हैं। दूसरी जो राजधानी इसकी मानी गई है वो कौन सी मानी गई है? पवैया। कौन सी नदी पर? चिनाब। इसका भी उल्लेख मिलता है, किंतु कुछ इतिहासकार इस पवैया का समीकरण भारत में, मध्य भारत में ग्वालियर के पास स्थित पवैया से करते हैं।
यानी या तो ये चंद्रभागा थी, ये पवैया थी, दोनों इसकी राजधानी में से है। पहले चंद्रभागा रही होगी, बाद में पवैया, ऐसा इतिहासकारों का मत है। और जो पवैया है वो कहने को तो चिनाब नदी के किनारे है, किंतु इतिहासकार भारत में, मध्य भारत में इस चिनाब का समीकरण करते हैं, पवैया राजधानी बताते हैं। तो ये था तोरमाण, जो इस हूणों का प्रथम शासक था। वापस देखते हैं, मध्य एशिया काकसस से उत्पत्ति होती है, भारत में ये प्रवेश करते हैं। प्रारंभिक जो आक्रमण होता है सीधा मगध पर होता है, पश्चिम उत्तर भारत से। प्रथम जो शासक था तोरमाण, और आक्रमण होता है हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य के समय। तोरमाण के बारे में जो जानकारी मिलती है पंजाब के कुरालेख से, इसको शाही जौबल कहा गया है। जौबल का मतलब सामंत होता है। भारत पर जब 510 ईस्वी में भानुगुप्त का समय था और परवर्ती गुप्त शासक था, यानी अंतिम शताब्दी में गंगा घाटी पर यानी मगध पर आक्रमण होता है। एरण से यानी मध्य प्रदेश से एरण अभिलेख मिला है, उसमें धन्य विष्णु इसका प्रथम वर्ष में सामंत रहा था। किसका सामंत था? तोरमाण का। भानुगुप्त का एरण अभिलेख मिलता है 510 ईस्वी का, उसमें उसका मित्र गोपराज है जिसकी युद्ध में मृत्यु हो गई तोरमाण के साथ में। और इसमें सती प्रथा का भी उल्लेख है, क्योंकि गोपराज की पत्नी यहाँ पर सती होते हुए दिखाया गया है। इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो जैन ग्रंथ है जो कुवल्यमाला, उसके अनुसार इनकी राजधानी है चंद्रभागा, और पवैया भी इसकी राजधानी बताई गई है। इसके बाद हम देखते हैं इस वंश का मुख्य और क्रूर अत्याचारी शासक कौन होगा? मिहिरकुल। नाम अच्छा है, किंतु नाम अच्छा होने से बात नहीं है। कुल प्रथम जो शासक पड़ा वो था हमारा तोरमाण, और तोरमाण का पुत्र मिहिरकुल जो 1515 ईस्वी में शासक बनता है। मिहिरकुल का समय जो है वो 1515 ईस्वी में ये शासक बनता है। इसके बारे में जो विशेष बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात अब तक भी हमने पढ़ा उसके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ये क्रूर और अत्याचारी इसकी उपाधि मान सकते हैं। क्रूर और क्या था? अत्याचारी। किसकी बात कर रहे हैं हम? मिहिरकुल की। उपाधि नहीं, ये इसकी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि बहुत ही अधिक क्रूरता थी। शैव धर्मानुयायी था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति ये बहुत कट्टर था। अपने धर्म के प्रति अन्य धर्मों के लोगों को, जैसे बौद्ध धर्म के प्रति बात करें, जैन धर्म के प्रति, यहाँ इनके प्रति इनकी सद्भाव बिल्कुल भी नहीं था, तो उन पर अत्याचार करता है। इसके अलावा स्वयं ये शैव धर्मानुयायी था। कौन से धर्म को मानता था? शैव धर्म को ये मानता था मिहिरकुल में। अब मिहिरकुल के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो है इसका आक्रमण मगध पर। मिहिरकुल का मगध पर आक्रमण होता है, और उस समय मगध का जो शासक था, परवर्ती मगध जो शासक था वो था बालादित्य। कौन था? बालादित्य। गुप्तों का यानी परवर्ती जो गुप्त शासक है उनमें से ही गुप्त वंश का जो कहां पर शासन कर रहा था? मगध में। मगध पर उस समय शासन था बालादित्य का, और मिहिरकुल आक्रमण करता है मगध पर, किंतु जो मगध था पूर्वोत्तर में, बात करें भारत की, इस क्षेत्र में मगध था और मगध में शासन था गुप्तों का यानी बालादित्य का। आक्रमण होता है, किंतु स्वयं मिहिरकुल बालादित्य से पराजित हो जाता है। बालादित्य से क्या हो जाता है? परास्त हो जाता है। किससे? बालादित्य से। कौन? मिहिर। और परास्त होने के बाद बालादित्य ने इसको बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद जेल कैद खाने में डाल दिया। किंतु यहां पर एक परिवर्तन आता है। बालादित्य की जो राजमाता है या गुप्तों की जो राजमाता थी तत्कालीन समय में, उसके कहने पर मिहिरकुल को यहां से मुक्त कर दिया जाता है, और मिहिरकुल यहां से चला जाता है कश्मीर में। कहां चला गया? मिहिरकुल यहां से निकलकर कहां चला जाता है? कश्मीर में। और कश्मीर के शासक के यहां शरण लेता है, किंतु क्रूर अत्याचारी तो था ही, साथ में कृतधन भी था, यानी अपनी शरणागत की जिसकी शरण में गया उसी का वध कर देता है। कश्मीर का जो शासक जिसके यहाँ शरण लेता है उस शासक की हत्या कर देता है, और पूरा कश्मीर का शासन हथिया लेता है। इसके बाद कश्मीर के आगे बढ़कर गांधार प्रदेश में, कश्मीर से आगे
पश्चिमोत्तर में गांधार प्रदेश पर भी आक्रमण करता है, वहां के शासक को मार देता है और गांधार पर भी अधिकार कर लेता है। तो ये जो जानकारी है कश्मीर पर और गांधार पर अधिकार करने की, वो जानकारी मिलती है एक यूनानी लेखक है। यूनानी लेखक क्या नाम है? कॉस्मोस। कई यूनानी है, इनमें से एक है कॉस्मोस का विवरण है। उसके अनुसार ये जानकारी पता लगती है कि मिहिरकुल ने परास्त होने के बाद, बालादित्य से परास्त होने के बाद कश्मीर पर अधिकार किया और कश्मीर के बाद गांधार प्रदेश पर भी अधिकार किया। यह विवरण मिलता है कॉस्मोस के विवरण से। और गांधार में जो अधिकार करता है उसके बाद यहां पर 1600 स्तूपों को भी नष्ट करवाता है। 1600 जो स्तूप थे, बौद्ध धर्म के स्तूप होते हैं, धर्म की एक तरह से जो भगवान बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उनके अस्थि अवशेषों पर एक स्मृति या स्मारक बनाया जाता था उल्टे कटोरे के आकार में। तो ऐसे 1600 स्तूप बने हुए थे, उन स्तूपों को नष्ट करवा देता है मिहिरकुल। कहां पर? गांधार से लेकर तक्षशिला वाला जो क्षेत्र था वहां पर। और इसकी जो राजधानी थी बाद में, तो ये राजधानी इसकी गांधार और साकल में होती है। इसकी राजधानी के बारे में बात करें, किसकी राजधानी? मिहिरकुल की। तो राजधानी का जो विवरण मिलता है कॉस्मोस से, वो विवरण मिलता है कि इसकी जो राजधानी है वो कहां पर थी? गांधार और साकल। साकल यानी वर्तमान सियालकोट, पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा? सियालकोट जो जिला है वो हिस्सा उस समय इसकी राजधानी था। किसकी? मिहिरकुल की। तो अब देखिए कुछ इतिहास। यहां पर बालादित्य मैंने बताया गुप्तों का शासक था, यहां से इससे परास्त होने के बाद कश्मीर और गांधार पर अधिकार कर लेता है। अब कुछ इतिहासकार यहां पर मतभेद है थोड़ा सा। वो मतभेद है कि उस समय मालवा का एक शासक था, मालवा का एक शासक था यशोधर्मन। क्या नाम है? मालवा का शासक है यशोधर्मन। तो इतिहासकारों के अनुसार कि इन दोनों ने आपस में संधि की, बालादित्य ने और यशोधर्मन ने, और दोनों ने इसको साथ परास्त किया था, यानी एक साथ युद्ध में मिहिरकुल को परास्त कर दिया और मिहिरकुल को बंदी बना लिया। किंतु हमने इसको स्वतंत्र रूप से पढ़ा है कि पहले इसका आक्रमण कहां होता है? मगध पर, और स्वयं परास्त हो जाता है। उसके बाद इन दोनों के बाद में ये कश्मीर चला गया। उसके बाद फिर से आएगा, फिर से आक्रमण होगा, दोनों के मध्य युद्ध होगा। पर इस बार मिहिरकुल और साथ में कौन होगा? मालवा का शासक यशोधर्मन। तो जो दूसरा युद्ध है वो किसके बीच में होगा? मिहिरकुल के और साथ में कौन है? मालवा का यशोधर्मन। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। युद्ध का समय लगभग 530 ईस्वी माना गया है। 530 ईस्वी के मध्य यह युद्ध होता है मिहिरकुल और मालवा के यशोधर्मन के मध्य में। ऐसा माना जाता है कि मालवा का जो शासक है यशोधर्मन, ये उसका सामंत भी माना जाता है बालादित्य का, या ऐसा माना जाता है कि बालादित्य का ही एक सेनापति रहा होगा, सामंत रहा होगा। किंतु कुछ इतिहासकारों में जो जिनको प्रमाणिक माना गया उनका कहना है कि मालवा में स्वतंत्र शासन कर रहा था यशोधर्मन, और 530 ईस्वी में मिहिरकुल को ये परास्त कर देता है। और इसकी यशोगाथा है जो एक बड़े से जो अभिलेख मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उनमें इसके बारे में एक लिखित मिला है। क्या मिला है कि देखिए मिहिरकुल शैव धर्म, भगवान शिव को मानता था, शैव धर्मानुयायी था। तो यहां पर जो वर्णन मिलता है वो मिलता है कि जिसने भगवान शिव के सिवाय किसी अन्य के समक्ष अपना मस्तक नहीं झुकाया। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मिहिरकुल के बारे में, कि जिसने भगवान शिव के सिवाय किसी अन्य के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया, जिसकी भुजाओं ने, जिसकी यानी मिहिरकुल की भुजाओं से आलिंगित होने के कारण, आलिंगित होने के कारण हिमालय व्यर्थ ही दुर्गम होने का घमंड या अभिमान करता था। किसके बारे में है? मिहिरकुल के बारे में, कि हिमालय व्यर्थ अभिमान करता था, उसको भी इसने विजित कर लिया था। ऐसे वीर को या ऐसे मिहिरकुल को मालवा के शासक यशोधर्मन ने परास्त कर दिया अपने बाहुबल से, और इसकी जो जटाएं थी, जो मस्तक था,
उसमें जो फूल लगे हुए थे, पुष्प लगे हुए थे, उनसे अपने पैरों की पूजा करवाता है। किसके बारे में बात है ये? यशोधर्मन के बारे में, कि यशोधर्मन उससे मिहिर कुल के जटाओं से, पुष्पों से अपने पैरों की पूजा करवाता है। तो ये तो था मिहिर कुल के बारे में कुछ जानकारी। हालांकि ये परास्त होकर फिर मालवा के शासक से भी परास्त होता है और बालादित्य से भी परास्त होकर कश्मीर गांधार प्रदेश में ये शासन करता है। अब यहां पर देखिए इसकी क्रूरता और कट्टरता का जो प्रमाण मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। स्मिथ जो इतिहासकार हैं उनका कहना है कि एक प्रामाणिक व्यक्ति, यानी इससे पहले मैंने बताया कि इन दोनों ने साथ में युद्ध किया था, वही बात मैं दोहराता हूं कि स्मिथ साहब का कहना है कि बालादित्य ने और साथ में यशोधर्मन ने साथ में युद्ध किया था, संधि की और दोनों ने साथ में युद्ध किया था, ऐसा कहना है स्मिथ साहब का। और इसकी क्रूरता के लिए जो कल्हण है, कल्हण की पुस्तक है राजतरंगिणी। कल्हण की पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। उसमें इसका वर्णन मिलता है किसके बारे में? मिहिर कुल के बारे में, कि ये विनाश का देवता है। क्रूरता थी इसलिए इसको क्या नाम दिया है? विनाश का देवता। किसने कहा है? कल्हण ने। इसके अलावा जैन जो ग्रंथ है, जैन साहित्य है, जैन जो ग्रंथ है, उसमें भी इसे दुष्टों से भी दुष्ट कहा गया है, दुष्टों में प्रथम कहा गया है, यानी बड़ा दुष्ट कहा गया है। दुष्टों में क्या है? प्रथम। किसके बारे में बात है? किसकी उपाधियां हैं ये सब? मिहिर कुल की उपाधियां, समझ गए होंगे। तो जैन दुष्टों में प्रथम, कल्हण कहता है विनाश का देवता। इसके बाद ये जो जानकारी मिलती है, प्रमाणिक जानकारी हूणों के बारे में, वो यही मिलती है कि मिहिर कुल के बाद कोई एक बड़ा इनका कोई शासक रहा नहीं और धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में बट गए और यहीं के समाज में विलीन हो गए, भारतीय समाज में। इसी कारण से, भारतीय समाज में विलीन होने के कारण से ऐसा कहा जाता है कि इनका पतन हुआ। तो पतन का जो इतिहासकारों ने सर्वाधिक मान्य जो मत स्वीकार किया है वो है इसका भारतीय समाज में मिलना। भारतीय समाज में मिलना, घुलना मिलना, ये इनके पतन का कारण रहा, हूणों के पतन का कारण। अब यहां पर देखिए जो मिहिर कुल के बाद जो हूणों का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे बिखर जाता है और अंतिम समय में जो भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र है, यानी गुप्तों के बाद में भारत में मौखरी और वर्धन वंश की उत्पत्ति होती है। वर्धन वंश, पुष्यभूति वर्धन वंश दिल्ली के आसपास और कन्नौज में मौखरियों का साम्राज्य कायम होता है। तो बाद में जहां हर्ष का साम्राज्य था, उससे पूर्व में ईशान वर्मन जो मौखरियों का शासक था वो इन हूणों को परास्त करता है और उसके बाद में जो प्रभाकर वर्धन था वर्धन वंश का, वो भी परास्त करता है हूणों को और हूणों की सत्ता भारत से पूरी तरह समाप्त हो जाती है। किंतु यहां जो इतना बड़ा विवरण दिया है उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हूणों के बारे में जो निकल कर आती है वो है कर्नल टोड साहब का मत। बता चुका हूं, कर्नल टोड साहब का मत। पुस्तक है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इस पुस्तक में कर्नल टोड साहब का कहना है कि राजपूतों की उत्पत्ति, फिर से बता रहा हूं आखिरी रूप में, राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? किससे मानी गई है? हूणों से मानी गई है। यह मत किसका है? कर्नल टोड साहब का। क्यों कहना है इनका? क्योंकि राजपूत भी जैसे हूणों ने दिया वैसे ही राजपूत भी हर हर महादेव का नारा देते थे। हूणों की भांति राजपूत भी युद्ध क्षेत्र में या रण क्षेत्र में हर हर महादेव का नारा देते थे और यही नारा प्राचीन समय में किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? हूणों के द्वारा। इस कारण से कर्नल टोड ने राजपूतों का समीकरण किसके साथ में किया है? हूणों के साथ में किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस हूणों की या इस हमारे चैप्टर की। तो ये हमारे बाह्य आक्रमण के बारे में जो 4-5 क्लास थी वो आज पूरी होती है। अगले में हम सातवां वंश पढ़ेंगे। धन्यवाद।